हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और पढ़ के जवाब दीजिएगा, है ना। जल्दबाजी में नहीं, जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। असर्शन यानी कथन, स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चरल नॉलेज, यानी स्कूली पाठ्यचर्या को शिक्षार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान देना चाहिए या उचित मूल्य देना चाहिए। मतलब जिस संस्कृति, जिस समाज से बच्चा आ रहा है उसके बैकग्राउंड को इंपॉर्टेंस दी जाए। आप वैसे एग्जाम्पल्स उठाइए या आपके करिकुलम में उस तरह के चैप्टर्स हों। आप देखेंगे भी, अगर ईवीएस की भी आप नोटबुक उठा करके देखेंगे, सॉरी टेक्स्ट बुक उठा करके देखेंगे, या एसएसटी की भी आप टेक्स्ट बुक उठा करके देखेंगे, एनसीईआरटी की, तो आपको मिलेगा कि लगभग देश के अलग अलग भिन्नता, डाइवर्सिटी आपको मिल जाएगी। एक चैप्टर में बात हो रही है उड़ीसा के किसी गांव की, दूसरे चैप्टर में कहीं बिहार की बात हो रही है कि वहां पे शहद कैसे निकल रहा है, तीसरे चैप्टर में कहीं और की बात हो रही है। तो वो विविधता चाहिए हमको, या बच्चे की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है जहां से वो आ रहा है उसको शामिल किया जाए स्कूल करिकुलम के अंदर। करिकुलम होता है सभी एक्टिविटीज, स्कूल में कदम रखने से लेकर बाहर निकलने तक सब कुछ करिकुलम है, और करिकुलम का एक पार्ट है सिलेबस। ठीक है, यानी आपका वो सिलेबस जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये बात सही है कि नहीं है? सही लग रही है? कुछ गलत तो इसमें लग नहीं रहा। रीजन क्या है भाई इसका? पढ़ो एक बार। सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटीज एंड फैसिलिटेटेड लर्निंग, यानी छात्रों को उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने में सहायता मिलेगी ऐसा करने से, और सीखने की सुविधा प्रदान होगी, यानी फैसिलिटेट कर पाएंगे आप एज अ टीचर और एज अ स्कूल सिस्टम, अगर करिकुलम में ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं कि बच्चे की जो जिस परिप्रेक्ष्य से या जिस भी संदर्भ से वो आ रहा है उस कॉन्टेक्स्ट से आप चीजें लेकर के आ पाए क्लासरूम में, या आपके सिलेबस में या एक्टिविटीज उस तरह की हो। बात तो सही है कि नहीं है? ये भी सही है। तो इसमें 3 स्टेप का प्रोसेस रहेगा। ए भी सही है, आर भी सही है। क्या आर ए के लिए सही है? हाँ जी, आर ए के लिए सही है। तो बस ठीक है ना। शुभ काम में देरी कैसी? ए एंड आर बोथ आर राइट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सिंपल आंसर है ना। ये 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले आप ए चेक करते हैं, फिर आर चेक करते हैं, फिर ये चेक करते हैं क्या ये रीजन इस स्टेटमेंट के लिए सही है कि नहीं है ना। ऐसा हो सकता है कि ए भी सही हो और आर भी सही हो, बट एक दूसरे के लिए सही ना हो। ठीक, तो सिंपल बात, दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं, दोनों सही बात कह रहे हैं कि संस्कृति को वैल्यू दीजिए बच्चे की, जिस परिप्रेक्ष्य से जिन मूल्यों को लेके वो आ रहा है आपके सिलेबस में, आपके करिकुलम में, वो सब चीजें होनी चाहिए ताकि वो कनेक्टेड महसूस करे। उसकी वास्तविक जीवन, बच्चे का जो रियल लाइफ है और जो उसके स्कूल में आने के बाद का जो जीवन है, दोनों कनेक्ट हो पाए। यही एनसीएफ कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 2? फटाफट से पढ़ेंगे और जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? बताइए। लर्निंग के बारे में सही नहीं है, सीखने के बारे में सही नहीं है। फटाफट से बताएंगे। क्या कह रहे हो? दूसरे क्वेश्चन पे पानी की इच्छा? क्लास तो शाम से शुरू हो जाती है ना। देखिएगा, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2, तो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग, अधिगम के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, यानी सामाजिक क्रिया से सीखने में सुविधा होती है, या सामाजिक क्रिया बेहतर होती है, सॉरी लर्निंग बेहतर होती है सोशल एक्शन से, यानी जब आप ग्रुप में सिखा रहे हैं बच्चे को, ग्रुप एक्टिविटी करा रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी करा सकते हैं जहां डायरेक्ट वो समाज में जा रहा हो, तो लर्निंग बेहतर होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, लर्निंग सोशल है। किसके अकॉर्डिंग? वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग भी। आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी यही कहता है कि बच्चे को सेंटर में रखो, ग्रुप में सिखाओ, कोऑपरेशन यानी सहयोग से सिखाओ। बात तो सही है, हमको चाहिए गलत बात, है ना, नॉट वाला चाहिए हमको। लर्निंग इंप्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स, यानी सीखने का तात्पर्य या सीखना जो है वो अपने अंदर संदर्भित करता है योजनाओं के पुनर्गठन को। योजनाओं के पुनर्गठन को बोले तो आप रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो पहले कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं उनको रीऑर्गेनाइज करके आप कुछ नया सीखते हैं, या उनको सेटल करते हैं तब नया सीखते हैं, है ना। बात तो सही है, प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होती है। कुल मिला के बात यह है कि पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है, ओल्ड नॉलेज से रिलेटेड होती है। बिल्कुल सही बात है, प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके सिखाइए नया ज्ञान। ठीक। थर्ड है लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, बस यही गलती हो गई, इन्होंने लर्निंग को क्या मान लिया? प्रोडक्ट मान लिया, कि एक फाइनल प्रोडक्ट है ना कि प्रोसेस, जबकि लर्निंग हुआ, सोशलाइजेशन हुआ, ये सब प्रोसेसेस हैं, है ना, कि व्यक्ति प्रक्रिया में है, अभी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग को भी अगर हम देखें तो ये कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है, जीवन पर्यंत आप सीखते रहते हैं। ठीक, तो प्रोसेस है, बेहतर होती रहेगी, है ना, मास्टरी हासिल करेंगे, लेकिन ये नहीं कि प्रोडक्ट फाइनल है ना, कि दिमाग में कुछ भर दिया, इंजेक्शन थोड़ी लगवाते हो लर्निंग का। लर्निंग तो प्रोसेस है, ग्रेजुअली होती है, धीमे धीमे होती है। ठीक है जी, तो ये प्रोडक्ट नहीं है।
और जो नहीं है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है तो गलत ही सही है। ठीक, फिर भी फोर्थ ऑप्शन तो चेक करेंगे, लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स। हाँ बिल्कुल सही बात है कि बच्चे की, यानी लर्नर्स मतलब जो स्टूडेंट्स हैं आपके, उनकी एज, उनका इंटरेस्ट, यानी उनकी उम्र कितनी है उस हिसाब से आप सिलेबस डिजाइन करते हैं। 10वीं क्लास के बच्चे के लिए आप ग्रेजुएशन का सिलेबस नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो उस उम्र के लिए वो परिपक्व नहीं है। और फिर इंटरेस्ट का आप ध्यान रखते हैं, रुचि, कि बच्चों को किस चीज में इंटरेस्ट है, फिर वो उस हिसाब से सब्जेक्ट्स चूज करे। तो एज, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इन सब चीजों का, यानी बच्चों पे डिपेंड करती है जो लर्निंग है, अधिगम है। तो ये बात तो सही है। तो थर्ड ऑप्शन गलत है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, डिसलेक्सिया पे सवाल है, आता ही है हमेशा हर बार। ये टॉपिक्स वही हैं, बिल्कुल सिलेबस को ध्यान में रख करके क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, तो फटाक से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, डिसलेक्सिया इज अ डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू डैश। यानी डिसलेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, रीडिंग डिसऑर्डर है ना। तारे जमीन पर मूवी याद कर लीजिए, तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, नहीं बाहर थोड़ी दिखेगा। डिसलेक्सिक बच्चों को बाहर देख के थोड़ी पता लगेगा, वो जो ईशान अवस्थी तारे जमीन पर में दिखाया बाहर थोड़ी पता लग रहा है। सब तो कह ही रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं अरे तुम तो कामचोर हो, तुमको हॉस्टल भेजेंगे, स्कूल में भी डांट पड़ रही है, पढ़ना नहीं चाहते हो, जबकि उसको दिक्कत कुछ और है। तो फिजियोलॉजिकल तो नहीं है, शारीरिक नहीं है, दिखता थोड़ी डिसलेक्सिया, कहीं हाथों में थोड़ी डिसलेक्सिया कि भाई चल नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति थोड़ी है। डिसलेक्सिया तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, बेसिकली ब्रेन के अंदर केमिस्ट्री का लोचा है एक तरह से, मतलब ये मजाक वाले शब्द हैं, बट वायरिंग डिफरेंट है बच्चे की जिसको डिसलेक्सिया है। सोशलाइज विद पीयर्स, यानी दूसरों के साथ घुलने मिलने में दिक्कत होती है, वो बात यहाँ नहीं चल रही है। तो ये तो वैसे ही फिजियोलॉजिकल पे ही गलत हो गया था, एक गलत और दूसरा सही थोड़ी चला जाएगा, दोनों सही मिलने चाहिए। सेंसरी कंडीशन है, सेंसेस में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं भाई, बॉडी मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन में नहीं, वो डिस्प्रेक्सिया होता है और उसमें भी सेंसरी दिक्कत नहीं है वो। ठीक, थर्ड है न्यूरोलॉजिकल, डिसलेक्सिया इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, लिंक्स, बच्चों का क्या दिक्कत होगी, विच इंपैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू लिंक साउंड्स विद सिंबल्स। अब उसको पढ़ना है CAT कैट, अब ये जोड़ करके साउंड और सिंबल्स को एक साथ नहीं पढ़ पाता वो, इसी को डिसलेक्सिया कह रहे हैं। फोनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साउंड को सिंबल्स के साथ जोड़ के पढ़ पाने की, कई बार रिवर्स में चीजें दिख रही होती हैं, बी को डी, डी को बी समझ रहा होता है, तो रीडिंग डिफिकल्टी होती है, पढ़ने में समस्या होती है बिकॉज ऑफ दिस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। यानी जो तंत्रिका संबंधी विकार एक तरह से हम कहेंगे कि न्यूरोलॉजिकल वायरिंग ऐसी है, बाहर से देखने में आपको बच्चे को नहीं समझ में आएगा, ये कोई दिखने वाली समस्या नहीं है, है ना। इमोशनल और ड्रॉ पिक्चर्स ने पिक्चर ड्रॉ करने की बात ही नहीं है, तो सिंपल है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, इसमें एक दो चीजें ध्यान रखेंगे, जब बात डिसलेक्सिया की हो रही है, ये बार बार जितनी बार रिवीजन कर लेंगे उतना अच्छा है। तो ये रीडिंग डिसऑर्डर है ना, ऐसे कई सारे डिसऑर्डर्स हैं, रीडिंग डिसऑर्डर, मैं नाम लिख देती हूँ, फिर आप साथ साथ बोलते जाना, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। ठीक, डिसलेक्सिया की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये रीडिंग डिसऑर्डर है। अगर हम बात यहाँ डिस्प्रेक्सिया की कर रहे होते, आपको क्या लगा डिस्ग्राफिया लिखवाऊंगी, जान के नहीं लिखवाया है, नहीं तो आपको सीक्वेंस में याद कर लोगे बच्चों की तरह। डिस्प्रेक्सिया, हिंदी में भी डिस्प्रेक्सिया ही कहेंगे भाई, है ना, क्योंकि हिंदी में जो नाम होंगे वो इतने अटपटे होंगे आप याद ही नहीं कर पाएंगे, तो डिस्प्रेक्सिया ही कहते हैं, वैसे भी आपको सभी बुक्स में डिस्प्रेक्सिया ही मिल जाएगा। तो डिस्प्रेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया। ठीक, साथ साथ मन में बोलना कौन सा किस चीज का डिसऑर्डर है या एक प्रॉब्लम है। ठीक है, डिसकैल्कुलिया लिख देते हैं, ये मुख्य मैं लिख रही हूँ जो पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसकैल्कुलिया हो गया, और बताओ। डिस्मॉर्फिया जनरली पूछा जाता नहीं है आपसे, डिस्टोपिया भी नहीं पूछा जाता है, डिस्टोपिया होता है दुनिया उजड़ी उजड़ी लगती है आपको। ठीक, तो डिसलेक्सिया हो गया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, है ना। और बताओ, कुछ याद आ रहा हो तो कोई। राइटिंग डिसऑर्डर, राइटिंग डिसऑर्डर कौन सा है, डिस्ग्राफिया को राइटिंग डिसऑर्डर कहते हैं, जहां ग्राफ आ गया मतलब लिखने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो डिस्ग्राफिया हो गया राइटिंग डिसऑर्डर। और बताओ, राइटिंग डिसऑर्डर। डिसकैल्कुलिया आपको पढ़ के ही पता लग रहा है, कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स में दिक्कत होगी बच्चे को, कैलकुलेशन में बेसिकली। ठीक, प्रेक्सिया में मोटर स्किल्स में दिक्कत होती है, पेन पकड़ने में, चलने फिरने में, टाई लगाने में, जूते के फीते बांधने में, बेसिकली फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस दोनों में दिक्कत होगी, मोटर स्किल्स में दिक्कत होती है डिस्प्रेक्सिया में। ऑटिज्म और ADHD अलग से कहानी है ना। हाँ वेरी गुड, डिस्फेजिया, अभी हम डिस वाली ही बात कर रहे हैं, अभी हम ऑटिज्म और उधर नहीं जा रहे हैं। डिस्फेजिया ये भी पूछा जाता है, ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जो है आपका डिसऑर्डर है, कि भाषा को समझने में समझाने में दिक्कत आएगी,
तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग में दिक्कत होती है एक तरह से, कॉम्प्रिहेंशन, भाषा को समझने में बच्चे को दिक्कत आएगी, चाहे वो पढ़ के हो, सुन के हो, है ना, कि सामने वाला कहना क्या जा रहा है वो नहीं समझ पाएगा डिस्फेजिया में, और स्पीच में भी दिक्कत आ सकती है, अपनी बात कहने में भी। ठीक, तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। असर्शन वाला सवाल है, देखेंगे फटाफट से। स्टेटमेंट या असर्शन कहता है, कथन है, लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस गिव द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। यानी यदि आप वास्तविक जीवन से जोड़ करके सीख रहे हैं कुछ, या कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, यानी आप ताजमहल के बारे में पढ़ रहे थे, टीचर ने एक दिन जाकर के आपको मतलब विजिट करा दी, आपका स्कूल से ट्रिप गया और आप ताजमहल देख करके आए, है ना, तो ये क्या है, या फिर हो सकता है ताजमहल का एक छोटा सा कुछ 3D मॉडल दिखा दिया, तो ये ज्यादा कॉन्क्रीट है बजाय कि सिर्फ डेफिनेशन में पढ़ने के, परिभाषा पढ़ लेने के। परिभाषा थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है कंपैरेटिवली, एब्स्ट्रैक्ट वो जिसको आप इमेजिन कर रहे हैं, कॉन्क्रीट वो जो आपके सामने है या जिसको टच फील किया जा सकता है। तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस देने से क्या होता है, बच्चा जल्दी, भाई सामने है कोई चीज, मैं पेन सिर्फ आपको बोल के बताऊं कि एक पेन था बहुत अच्छा था, है ना, एक दिन वहां मिला था, और मैं कहूं ये पेन था, तो आपको ये कॉन्क्रीट है, ये सामने देख पा रहे हो। ठीक, तो ये बात तो सही है कि अगर कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस देंगे हम बच्चों को तो उनको चीजें याद रखने में ज्यादा जो है आसानी होती है। रीजन क्या है इसका, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल, यानी विकास जो है अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है, यानी सीक्वेंस में चलता है जो विकास है। तो लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस गिव द ये बात तो सही है अपने आप में कि विकास जो है ऑर्डरली होता है, सीक्वेंशियल होता है, पीओएस आपको बताया हुआ है ना, प्रिडिक्टेबल है, ऑर्डरली है, सीक्वेंस है, पॉप भी कहते हैं हम कई बार। ठीक, ये बात तो सही है, प्रोग्रेसिव है। ठीक, तो डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल। पूछा क्या था कि वास्तविक जीवन की, यानी लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस गिव द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन, कि अगर वो मल्टीपल तरीके से सीखेंगे तो बेहतर सीखेंगे। ये कह रहे हैं डेवलपमेंट सीक्वेंशियल है, तो फिर तो सीक्वेंस में ही सिखाओ। दोनों बातें सही है बट दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, ये रीजन इसके बारे में दिख ही नहीं रहा हमें। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए के बारे में नहीं है ना वो बात। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कोहलबर्ग पे क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैरल गिलिगन्स क्रिटिक ऑफ कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज अराउंड, यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है ना, केंद्रीय तर्क है व्हाट, भाई कोहलबर्ग के नैतिक विकास। नैतिक विकास क्या होता है, सही और गलत के कुछ सिद्धांत नैतिक विकास में आते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या राइट और रॉन्ग की जो परिभाषा है वो उसके अराउंड कोहलबर्ग की थियरी घूमती है ना। मॉरलिटी का मतलब ये सही और गलत के बीच में आप डिफरेंसेस समझ रहे हैं। तो कोहलबर्ग की इस थियरी को क्रिटिसाइज किया कैरल गिलिगन ने, है ना, और सेंटर थीम जो है वो ये है कि फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव को इसमें शामिल किया ही नहीं गया इस थियरी में, यानी नारीवादी परिप्रेक्ष्यों को शामिल किया ही नहीं गया कि फीमेल जो है वो ज्यादा केयर ड्रिवन होती हैं, है ना, और भी इस तरह के, इसमें पूरी थियरी में सैंपल्स ही नहीं लिए गए जिसमें फीमेल्स को शामिल किया गया हो, और ऐसी बहुत सारी थियरी है। तो जेंडर बायस थियरी कहते हैं हम इसको। यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन स्टडीइंग चिल्ड्रन, यानी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, प्रायोगिक डिजाइन ले लो कुछ, वो प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, ये सब पे किसी पे क्रिटिसाइज नहीं किया, जेंडर वाले इशू पे किया है। एजुकेशनल इंप्लीकेशन, ये सेम ही रहता है क्वेश्चन, घुमा फिरा के सेम ही बात पूछता है हर बार। एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ स्टडी फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है कि एजुकेशनल इंप्लीकेशन में दिक्कत है थियरी की। एथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ये बात सही लग रही है। ओवर एस्टिमेशन ऑफ चिल्ड्रंस मॉरल एबिलिटीज, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कुछ ओवर एस्टिमेट कर लिया हो, अधिक आकलन कर लिया हो बच्चों की क्षमताओं का। उन्होंने डिस्कशंस किए लेकिन सारे मेल सैंपल्स को शामिल किया, लड़कियों को शामिल किया ही नहीं। और मॉरलिटी ऑफ केयर, यानी केयर और कंसर्न जो है फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव में आता है, उसको देखा ही नहीं कि जब फीमेल सही और गलत का डिसीजन लेती हैं तो वो इमोशंस को भी ध्यान में रखती हैं। ठीक, तो एथिक्स मतलब ऐसा नहीं है कि मेल्स नहीं रखते हैं, अगेन फिर वो डिबेटेबल है, लेकिन इस पर्सपेक्टिव को शामिल किया ही नहीं गया। तो एथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, नारीवादी परिप्रेक्ष्य को शामिल किया ही नहीं गया। कैरल गिलिगन ये कहती हैं कोहलबर्ग को कि भैया तुमने जो है ये जेंडर बायस थियरी बना के रख दी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज, जीन पियाजे क्या मानते हैं ज्ञान के बारे में, बताइएगा। को कंस्ट्रक्टेड होती है, नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शंस विद मोर नॉलेजेबल अदर, यानी दूसरों के साथ, मोर नॉलेजेबल अदर के साथ मिल करके, जो आपसे ज्यादा जानते हैं, आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये बात वाइगॉत्स्की कहते हैं, ना कि जीन पियाजे। ठीक है ना, मोर नॉलेजेबल अदर की के मान लीजिए आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, अपने दोस्त से पूछ लीजिए जो उसको आता हो।
जिसको आता हो। इनेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शंस, यानी बातचीत के माध्यम से प्राप्त होने की बजाय जन्मजात होती है। ज्ञान तो आपके अंदर भर के भेजते हैं भगवान, ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं ना पियाजे ना वाइगोस्की। कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा स्वयं से निर्मित होता है ज्ञान। बेसिकली पियाजे हो वाइगोस्की हो, दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। पियाजे जो हैं वो उग्र रचनावादी हैं, यानी रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो बच्चे की एक्टिविटी को ज्यादा महत्व देते हैं समाज के कंपैरिजन में। तो ये बात तो सही है कि दोनों ही ज्ञान बच्चे को एक्टिव रखेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन यहां भी था, कंस्ट्रक्शन यहां भी है, नॉलेज का, ज्ञान का सृजन होगा। वाइगोत्स्की कहेंगे समाज के साथ अंतःक्रिया करके, इंटरेक्शन करके, और पियाजे कहेंगे कि जो एक्टिविटी है एनवायरमेंट में, वो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है बच्चे की। सिर्फ पर्यावरण पास नहीं कर रहा पैसिवली कि बच्चा निष्क्रिय है और दिमाग में भर दिया आपने ज्ञान। बच्चे का बहुत महत्वपूर्ण रोल है ज्ञान के सृजन में, यानी नॉलेज के कंस्ट्रक्शन में। फोर्थ ऑप्शन है अ विजिबल बिहेव, लिटिल साइंटिस्ट कहा है उन्होंने बच्चे को, यानी नन्हा वैज्ञानिक है, एक्टिव रह के, सक्रिय रह के। अपना सिंपल फंडा है पेडागोजी में, 99% क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे कि जहां बच्चा एक्टिव है उसकी तरफ जाइए। अ विजिबल बिहेवियरल चेंज दैट कैन बी मेजर्ड विद रिलायबिलिटी, ऐसा नहीं है बिहेवियरल चेंज नहीं मानेंगे ये बिहेवियरिस्टिक लोग मानते हैं, जो आपके सिलेबस में है भी नहीं, है ना, वो आगे आएगा, सीटेट में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, समीर एक बच्चा है, समीर पार्टिसिपेट्स ईगरली इन द डांस कॉम्पिटिशन ओनली बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन विनिंग द फर्स्ट प्राइज ऑफ कैश। समीर इज, समीर एक नृत्य प्रतियोगिता में उत्सुकता से केवल इसलिए भाग लेता है क्योंकि वह नकद का पहला पुरस्कार जीतने में रुचि रखता है, कि फर्स्ट आऊंगा तो इतने का प्राइज मिलेगा, इतने पैसे मिलेंगे, इसलिए वो डांस कॉम्पिटिशन में क्यूरियोसिटी से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। कौन? समीर। समीर भी डांस कर सकता है, ये हमारा क्वेश्चन कहना चाहता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको जेंडर स्टीरियोटाइप कर दें कि सिर्फ यहाँ पे सीमा लिखा होता तभी जो है वो डांस करती। तो समझ पा रहे हो, सीटेट भी ध्यान रखता है भाषा में कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ना हो। हालांकि ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं, बट आप देखेंगे ऐसा पेपर उठा करके जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन इसी तरह से बनाए जाते हैं, है ना, कि डाइवर्सिटी का ध्यान रखा जाए, विविधता का ध्यान रखा जाए। ये सीटेट की भाषा में आपको देखने को मिलेगा। तो समीर पार्टिसिपेट कर रहा है ईगरली, क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्राइज लाना है। समीर का फर्स्ट प्राइज लाना, रीजन क्या है? बाहर है काम को करने का। जहां रीजन बाहर है काम को करने का, कारण बाहर है, चाहे वो प्राइज हो, चाहे वो ताली बजाएंगे लोग उसके लिए, प्रेज हो, है ना, कुछ भी है जो रीजन बाहर है, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। या फिर मैं कहूं जिसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन में, जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन जिसको हम कहते हैं, ऑप्शन में नहीं है यहाँ, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, यानी फर्स्ट आने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं भाई साहब। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, यहाँ पे एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है समीर। बाह्य अभिप्रेरणा है, क्योंकि रीजन जो है वो रिवॉर्ड है, पैसा है, नाम है, व्हाटएवर, रीजन बाहर है। अगर वो अपनी इच्छा से, क्यूरियोसिटी से, इंटरेस्ट से कर रहे होते इस काम को, यानी उनको मजा आता है, रुचि है, इसलिए कर रहे हैं, जिसका रीजन बाहर ना हो, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ना, कि आपको इंटरेस्ट है किसी काम में, एंजॉय करते हैं आप। अभी हम बैडमिंटन खेलने जाएंगे तो क्या उसमें कुछ मिलेगा? नहीं, उल्टा दे करके आएंगे, मतलब चार्जेस। तो क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक, तो ये हुआ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, या बच्चा जो है एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। मास्टरी ओरिएंटेशन तब होता है जब उसको मास्टर बनना होता, डांस में महारत हासिल करनी होती, जो कि एक अच्छी बात है, पॉजिटिव माना जाएगा। इंट्रिंसिक भी तभी कहलाता जब रीजन अंदर होता बच्चे के। फेलियर अवॉइडिंग तब होता कि उसको फेल होने से बचना है, इसलिए कुछ कर रहा है। तो सिंपल बात है। अब यहाँ पे ना दो टॉपिक को जोड़ दिया गया है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और ये ओरिएंटेशन वाला टॉपिक। तो मोटिवेशन दो प्रकार की है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल को बेहतर मानेंगे, अगर लॉन्ग रन में आपको बच्चे को मोटिवेटेड रखना है या वो बेहतर करता जाए तो इंटरनल मोटिवेशन बेटर है। अगर एक्सट्रिंसिक सिर्फ पुश करने के लिए बेहतर है कि कोई काम शुरू कराना है, बेटा तुम्हें चॉकलेट देंगे, ये काम कर लो, तो एक्सट्रिंसिक है, बहुत ही नैरो सी है, बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, बट एक्सटर्नल भी काम कर जाती है एट टाइम्स। तो ये हुई दो प्रकार की अभिप्रेरणा। इंटरनल मोटिवेशन बेस्ट होती है बच्चे के लिए। दूसरा ये ओरिएंटेशन का टॉपिक है, मास्टरी ओरिएंटेशन बेस्ट होता है। यहाँ पे भी हम टिक लगा लेंगे कि बच्चों को मास्टर बनना है, कोई और रीजन नहीं है। मास्टरी ओरिएंटेशन में एक तरह से इंट्रिंसिक मोटिवेशन शामिल है, हम ये कहेंगे। फेलियर अवॉइडिंग है, बस फेल होने से बच जाए, किसी तरह से 90 नंबर आ जाए पेपर में, तो ये भी एकदम खराब है। और एक होती है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, यानी फर्स्ट आना है, चाहे रट्टे लगा करके आओ, तो वो भी खराब ही मानी जाएगी। ठीक, चलिएगा। ये अचीवमेंट गोल ओरिएंटेशन, ये एग्जांपल मैं आपको बहुत बार देती हूँ। मास्टरी ओरिएंटेशन, क्या नाम था इनका? रेंचो, है ना, थ्री इडियट्स में, दिमाग कहाँ है मेरा, 3 इडियट्स में। तो डिग्री नहीं मिल रही है फिर भी पढ़ रहे हैं क्योंकि मजा आ रहा है पढ़ने में, तो ये मास्टरी ओरिएंटेशन है। राजू रस्तोगी, बस फेल ना हो जाए किसी तरह से इसलिए पढ़ रहे हैं, फेलियर अवॉइडेंस है। और ये जो चतुर्थ है, इनको फर्स्ट आना है कुछ भी करके, रट्टा लगा करके, तो ये
परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन में आएंगे। ठीक, प्रदर्शन उन्मुखीकरण कहते हैं इसको। एक क्वेश्चन और आएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस द प्रोसेस फॉर सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन बताता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता पहचाननी है आपको। सोशलाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस है कि आप समाज में रहना सीखते हैं, है ना, घुलना मिलना सीखते हैं, रहना सीखते हैं, कुल मिलाकर के नियम कायदे कानून सीखते हैं समाज के, यही सामाजिकरण की प्रक्रिया है। तो अगर वो भारत का समाज है तो एक तरह की चीजें सीखेंगे, अगर वो श्रीलंका का समाज है तो एक तरह की चीजें सीखेंगे, अगर वो अमेरिका का समाज है तो एक तरह की चीजें सीखेंगे। फटाफट से बताइएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। ए ऑप्शन, चलिए देखते हैं। इट इज अ लीनियर प्रोसेस। देखिए जहां प्रोसेस लिखा हो और लीनियर भी लिखा हो साथ में, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के साथ नहीं जाते, है ना। लीनियर का मतलब होता है सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन। ना तो डेवलपमेंट लीनियर हो सकता है एक सीधी रेखा में चलने वाला, ना लर्निंग लीनियर हो सकती है, ना सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण लीनियर हो सकता है। कोई भी प्रोसेस लीनियर नहीं हो सकती, इवन मोटिवेशन भी लीनियर नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ऊपर नीचे तो होती है ना चीजें। तो स्पाइरल तो होगा, अगर प्रोसेस है तो आगे पीछे तो जा सकता है, ग्रेजुअल है लर्निंग, ना कि लीनियर है। तो स्ट्रेट लाइन नहीं होता कि एक सीधी रेखा में है सामाजिकरण। हो सकता है आज 2 चीजें सीखी, हो सकता है जीवन के 15 सालों में आपने जितना सीखा हो अगले 2 सालों में आप उससे ज्यादा सीख लें, समाज के नियम कायदे कानून को भी मानते हुए अगर हम देखें तो, ठीक है ना। तो यह एक रैखिक प्रक्रिया है, रेखिक नहीं है भाई ये। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बिल्कुल, अगर प्रोसेस है, कोई भी प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्या सतत होती है, प्रोसेस है ना, तो जटिल तो होती है, ठीक बात है। इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर्स, अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरीके से होती है, कहीं पे नमस्ते, कहीं पे हेलो, कहीं पे कुछ और, ठीक, बात सही है। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, बहुआयामी प्रक्रिया है। हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं और कई सारे आयाम हैं इसके, है ना। आप घर पे अलग तरीके से रहना सीख रहे हैं, बाहर अलग सीख रहे हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, प्राइमरी सोशलाइजेशन है, आपका मीडिया से लेके और 70 तरह की चीजें, जिन दोस्तों में आप उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, 70 चीजें हैं जो सोशलाइजेशन की बेसिकली काफी सारी डायमेंशन है, ये कह सकते हैं हम। तो बी, सी और डी तो हमें सही लग रहा है, ए को हम सही नहीं मानेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीवन में आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो फिर आपको पता ही है हमारे पास कैसे कैसे कमेंट्स लेके लोग आते हैं कि गर्लफ्रेंड नहीं है, ये है वो है। तो आगे बढ़ जाइए चुपचाप से। देखिए अजर्शन और रीजन। अजर्शन क्या है, स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू देयर स्कूल एंड बिलीव दैट दे मैटर। मतलब मोर लाइकली टू डू वेल, बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं यदि उन्हें इमोशनल अटैचमेंट होती है स्कूल से, तो कि यार ये हमारा स्कूल है। आज अगर जिन लोगों का एक अच्छा कनेक्शन रहा होगा स्कूल को लेकर के, मैं बुलंदशहर जाती हूँ आज भी वो स्कूल देख करके, या फोटो रखा हुआ है बराबर में, तो लगता है एक इमोशनल अटैचमेंट है कि ये अपना स्कूल है, एक इमोशनल कनेक्शन है। जबकि बाकी स्कूल में या दिल्ली में आके भी मैं हुई तो वो शायद वो अटैचमेंट नहीं क्रिएट हो पाया, ठीक। तो वो इमोशनल अटैचमेंट की जब हम बात करें, तो इमोशनल अटैचमेंट अगर बच्चे का स्कूल से है तो वो बेहतर सीख पाएगा, क्योंकि उसको लगता है यार ये अपना स्कूल है, ये अपना घर है ना, ये अपने दोस्त हैं, ये अपना अपना करके तो हमने बैंड बजाई हुई है अपनी। ये लोग कूड़ा भी रोड पे फेंक देते हैं क्योंकि उनको लगता है ये तो बाहर किसी और का देश है, किसी और की सड़क है ना, गाड़ी अपनी है तो गाड़ी में मत रखो कूड़ा। ये एक तरह से देखा जाए तो यही चीज है ना, गलत है। तो अगर हम देखें जहां पे हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है, अगर उस रोड से भी उतना ही इमोशनल अटैचमेंट हो तो वो काम नहीं करेगा, इंसान घर पे आके डालेगा डस्टबिन में, ठीक। तो इमोशनल अटैचमेंट यदि है तो इंसान को लगेगा ये चीज मैटर करती है, या आप भी मैटर करते हैं उस स्कूल में, तो बात तो सही है, क्योंकि इमोशंस जो है कॉग्निशन को, लर्निंग को इंपैक्ट करते ही हैं। इसका रीजन क्या है, इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग। बिल्कुल सही बात है, इमोशन और कॉग्निशन जो है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं कि आप कैसे सोचते हैं। कॉग्निशन में क्या है, जितने भी काम दिमाग से होते हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, तो आप यदि आप जैसे सोचते हैं वो आपके इमोशन से प्रभावित होता है। क्या आप किसी चीज के बारे में फील करते हैं उस तरह से फिर आप सोचते हैं उस चीज को लेकर के, तो दोनों इंटर रिलेटेड है। कॉग्निशन एंड इमोशन 1 नंबर का टॉपिक है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सिंपल बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, पढ़िए और जवाब दीजिए। आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू, हाँ कॉलेज में भी होता है भाई ये चीज, जहां पे भी इमोशंस जुड़े होंगे वो आपको लगेगा ही वहां पे कि आई थिंक आई मैटर, या फिर वो चीज आपके लिए भी मैटर करेगी जहां पे भी इमोशंस जुड़े हुए होंगे, चाहे वो कॉलेज हो, इंसान हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, है ना। देखो एक बार, आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू द रोप गेटिंग स्टक इन हर लेग
while jumping, Aru says that the rope deliberately got her out. At what stage of Jean Piaget's theory of cognitive development do children reason like this? मतलब आरू एक बच्ची है, जब वो रस्सी कूद रही है तो उसको बीच में रस्सी अटक जाती है और वो गिर जाती है। वो रोप जंप की होगी आपने, स्किपिंग, तो वो कहती है कि ये रस्सी ने जानबूझ करके मुझे चोट पहुंचाई है, इसने आउट किया है मुझे। ऐसा खेलते टाइम आपने भी किया होगा कभी ना कभी, जब आप छोटे होते हैं तो बच्चा क्या है, ईगो सेंट्रिक है ना, या एनिमिस्टिक है कुछ हद तक, क्योंकि उसको लगता है रस्सी में भी जान है, वो भी लिविंग थिंग है, जबकि रस्सी तो नॉन लिविंग है, निर्जीव है ना, लेकिन वो निर्जीव को भी सजीव समझ रहा है। तो एक तो ये एनिमिस्टिक बात है, यानी सजीववाद, कि बच्चे को लगता है कि निर्जीव चीज भी सजीव है। ठीक, तो ये क्या हो गया, वो चींटी मर गई वाला एग्जांपल मैं बहुत बार देती हूँ। बच्चा गिर जाए तो उसको चींटी मर गई 4 बार जमीन को कह दो कि भाई साहब इसने मेरे बच्चे को मारा, अच्छा मेरे बच्चे को चोट लगा होगी, टेबल को कह दिया, तो वो उसको लगेगा हाँ ठीक है, अब टेबल को भी चोट पड़ी है, इसको भी डांट पड़ गई है, जैसे मुझे चोट लगी थी, बात बराबर हो गई। जबकि टेबल तो निर्जीव है, अगर नॉर्मल सेंस में देखें, फिलोसॉफिकल सेंस में देखेंगे तो कहानी बदल जाएगी। ठीक, तो ये क्या है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है पियाजे की। 2 से 7 वर्ष में, स्पेशली 2 से 4 के बीच में बच्चा एनिमिस्टिक है, यानी सजीववाद उसके अंदर है, निर्जीव को सजीव समझता है। SPCF ये पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, आपको ये पता ही होना चाहिए। पियाजे को भी जल्दी डिस्कस करेंगे।